जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जनसंख्या अनुमानसिकी शुरू किए थे और जनसंख्या अनुमानसिकी में हम आपको बताए थे कि जनसंख्या स्तर पर अगर हम लोग अनुमानसिकी का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम लोग जनसंख्या अनुमानसिकी बोलते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जीन की आवृत्ति का अध्ययन करते हैं, बहुविकल्पता का अध्ययन करते हैं। फिर आपको कई चीज़ें बताए थे, जीन स्थानांतरण बताए थे कि किसी जनसंख्या के जीन को एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में स्थानांतरित होना जीन स्थानांतरण कहलाता है। इसके बाद आपको बताया गया था कि जेनेटिक भार क्या होता है, अनुवांशिक भार क्या होता है। तो अप्रभावी एलील जो होते हैं वो किसी जनसंख्या में विषमयुग्मजीय अवस्था में मौजूद होते हैं और विषमयुग्मजीय अवस्था में अप्रभावी एलील का उपस्थिति क्या कहलाता है? अनुवांशिक भार कहलाता है। और लास्ट में हम आपको बता रहे थे जीन फ्रीक्वेंसी, जीन आवृत्ति। तो ये आज जीन आवृत्ति को ही पढ़ना है। हेडिंग डालेंगे जीन आवृत्ति, जीन आवृत्ति, जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? किसी भी जनसंख्या में बहुत सारे जीन होते हैं और उस जीन में से एक प्रकार के लक्षण वाले जो एलील या जीन की जो मात्रा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन आवृत्ति या जीन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी जनसंख्या में 100 एलील है तो उसमें से एक प्रकार के लक्षण वाले एलील कितने हैं, वही मात्रा क्या कहलाएगा? जीन आवृत्ति कहलाएगा। इसमें से जीन आवृत्ति का डिफिनेशन देख सकते हैं। किसी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन में से एक प्रकार के लक्षण वाले जीन की मात्रा को जीन आवृत्ति कहते हैं। जीन आवृत्ति कहते हैं। अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन के द्वारा इसको क्या किया जाता है? समझा जाता है। तो क्वेश्चन देखिएगा, जैसे में लिख सकते हैं उस क्वेश्चन को। जैसे किसी जनसंख्या में एम रक्त समूह वाले 100 व्यष्टि हैं। व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्ति। 100 व्यष्टि हैं जिनमें से 50 एम रक्त समूह, बोले तो एम के लिए समयुग्मजीय अवस्था में 50 एम रक्त समूह, 20 एन रक्त समूह एवं 30 एन रक्त समूह वाले हैं। एन रक्त समूह वाले हैं तो एन रक्त समूह के एम एवं एन की आवृत्ति ज्ञात करें। एम एवं एन की आवृत्ति ज्ञात करें। या एमएन रक्त समूह को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में भी कि एमएन रक्त समूह की आवृत्ति ज्ञात करें। एमएन रक्त समूह की आवृत्ति ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन है, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको समझाते हैं कैसे सोल्व किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से, एम रक्त समूह का जो संख्या है वो 50 है, एन वाले रक्त समूह का संख्या 20 और एन ब्लड ग्रुप जो है वो 30 है। तो सबसे पहले एम की संख्या निकालेंगे, फिर एन की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले एम की संख्या तो यहाँ पर देखिए तो एम जो है वो डबल है और डबल एम जो है वो 50 लोगों में है तो उसका संख्या जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। इसमें भी एम है लेकिन वो एम जो है वो कितने लोगों में है? केवल 20 लोगों में है और अकेले है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो एम की संख्या जो हो जाएगा वो 50 इंटू 2 है, डबल है समयुग्मजीय अवस्था में, तो इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1। तो यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा टोटल 120। एम की जो संख्या है वो 120 हो जाएगा यहाँ पर।
तो m की संख्या जो है वो 50 गुना के 100, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 20 टोटल जो हो जाएगा वो 120। इसी प्रकार से n की संख्या निकालेंगे। n की संख्या निकालने के लिए n जो है वो पहले दो समिगमोजी अवस्था में है, तो 30 इंटू 2 प्लस कितना 20 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 20 है, टोटल जो ये इसका संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब बारी बारी से इसका अगर टोटल हम लोग देख ले m प्लस n कितना है, तो m प्लस n की संख्या, m प्लस n की संख्या, तो m प्लस n की संख्या जो है वो 120 है प्लस 80 है, इक्वल टू 200 है। अब इसके बाद आवृत्ति निकालना है, तो m की आवृत्ति निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बताया अभी। आवृत्ति क्या होता है, एक ही प्रकार के जीन, संपूर्ण जीन में से एक प्रकार के जीन की मात्रा क्या होती है, उसी को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। तो एक प्रकार यहाँ पर इसकी आवृत्ति निकालना है m, तो सबसे ऊपर लिखेंगे m की संख्या अपॉन टोटल संख्या, तो टोटल संख्या m प्लस n की संख्या कितना है, अपॉन m प्लस n की संख्या। तो यहाँ पर m की संख्या हम लोग निकाल चुके हैं। m का जो संख्या है वो 120 है, तो 120 अपॉन n की टोटल m प्लस n की संख्या कितना है, 120 प्लस 80 200। तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे इस प्रकार से, इसको काटिएगा, तो काटने के बाद आएगा कितना, लगभग 0.6 आएगा। और ये 0.6 किसकी आवृत्ति बता रही है, m की आवृत्ति। इसी प्रकार से n की आवृत्ति निकाला जाता है, तो n की आवृत्ति इज इक्वल टू हो जाएगा n की संख्या अपॉन m प्लस n की संख्या, या m प्लस n सीधा सीधा वैसे भी लिख सकते हैं। तो n की संख्या निकला था कितना 80 था, और m प्लस n कितना है 200 है, इसको भी क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 0.4। तो यहाँ पर अगर हम लोग m प्लस n की आवृत्ति देखें, तो n रक्त समूह की आवृत्ति, mn रक्त समूह की आवृत्ति कितना हो जाएगा, तो mn रक्त समूह की आवृत्ति कह रहा है, तो m की आवृत्ति और n की आवृत्ति जो निकाले उसको दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उसको ऐड करने के बाद इसका आवृत्ति निकल जाएगा, mn रक्त समूह की आवृत्ति निकल जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं m की आवृत्ति प्लस n की आवृत्ति, तो ये हो जाएगा, m की आवृत्ति आया था 0.6 प्लस n की आवृत्ति आया था 0.4, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 1, और ये जो 1 होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो mn रक्त समूह की आवृत्ति आया कितना, 1 आया कांस्टेंट। तो इसको नोट करिए, इसके बाद इसको सोल्व करते हैं और आगे। तो mn रक्त समूह की आवृत्ति आया m की आवृत्ति प्लस n की आवृत्ति, तो 0.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 0.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 1 को 0.6 किसका था, m की आवृत्ति, और 0.4 किसका था, n की आवृत्ति था। तो m प्लस m इज इक्वल टू 1 भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर m जो होगा वो प्रभावी एलील की आवृत्ति होगा, प्रभावी जीन की आवृत्ति होगा, और n जो होगा वो अप्रभावी एलील या अप्रभावी जीन की आवृत्ति होगा। तो इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू प्रभावी एलील या प्रभावी जीन की आवृत्ति, और n जो है वो किसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रभावी एलील की आवृत्ति। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको भी वहीं पर नीचे। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ना है। इसको इस कॉन्सेप्ट पर जो सिद्धांत दिया गया था उसको हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत कहते हैं, और उसी सिद्धांत को इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, जिसको नोट करिए। नेक्स्ट करना है हार्डी वेनबर्ग
सिद्धांत, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा था, इस सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि एक जनसंख्या जिसमें क्या हो रहा है, अनियमित रूप से संगम हो रहा है और उस जनसंख्या में रहने वाले जीव में उत्परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, ना तो कोई बाहर से आ रहा है और ना यहाँ के जीव किसी दूसरे जगह पर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जनसंख्या में क्या होता है, जो जीन की संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत। ऐसे समझ सकते हैं कि कोई जनसंख्या, उसमें अभी टोटल 100 जीन है, 100 जीन है और उसमें आपस में क्या हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, रैंडम मेटिंग हो रहा है। तो जनसंख्या के अंदर जो जीन है वो तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक बाहर से आने वाला कोई जीव ना आ जाए। बाहर से कोई जीव आएगा तो जीन की संख्या क्या हो जाएगी, आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या इस जनसंख्या से कोई जीव जो है वो बाहर चला जाए तो क्या हो जाएगा, जो जीन की आवृत्ति है वो घट जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग उत्परिवर्तन के कारण भी ऐसा हो सकता है। अगर उत्परिवर्तन हो जाए तो जीन की संख्या घट भी सकती है और क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। और एक होता है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का मतलब उत्परिवर्तन से कुछ अच्छे जीन का निर्माण होता है और अधिकांश अप्रभावी एलील का निर्माण होता है। तो अप्रभावी एलील वाले जो संतति होते हैं उनको प्रकृति क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, उनका चयन नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ प्रकृति द्वारा अच्छे गुण वाले, अच्छे एलील वाले जीवों का ही क्या होता है, चयन होता है। तो उसके कारण भी क्या होती है, जीन की आवृत्ति प्रभावित होती है। तो यही बात किसने बताया था, हार्डी-वेनबर्ग ने बताया था अपने सिद्धांत के अंदर कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है, कि इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि एक बड़ी आबादी जिसमें क्या होता है, अनियमित रूप से संगम हो रहा है, और कह सकते हैं कि जहाँ पर अभिगमन, अभिगमन का मतलब आना या जाना, ठीक है, चयन और उत्परिवर्तन जैसे कारक मौजूद होते हैं, वहाँ पर जो जीन की आवृत्ति होती है वो क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, नियत रहती है। इसमें लिख सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया है, इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया है कि जीन बारंबारता, जीन बारंबारता एवं जीनोटाइप बारंबारता जीन बारंबारता एवं जीनोटाइप बारंबारता एक अंतर संगत आबादी, आबादी का मतलब जनसंख्या, एक अंतर संगत आबादी जिसमें अनियमित रूप से संगम होता है, अनियमित रूप से संगम होता है। अनियमित रूप से संगम का मतलब है रैंडम मेटिंग हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, अनियमित रूप से संगम होता है, तथा अभिगमन, अभिगमन चयन, कॉमा लगा के लिखेंगे, अभिगमन चयन एवं उत्परिवर्तन, परिवर्तन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। अभिगमन चयन एवं उत्परिवर्तन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर या कांस्टेंट, स्थिर रहता है। कह रहा है कि हार्डी-वेनबर्ग ने क्या कहा था कि इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया है कि जीन बारंबारता, या कह सकते हैं कि जीन की फ्रीक्वेंसी या एलील की फ्रीक्वेंसी एक बड़ी अंतर संगत आबादी, एक बड़ी जनसंख्या जिसमें क्या होता है, आपस में प्रजनन होता है, रैंडम मेटिंग होता है, उसमें तब तक कांस्टेंट रहता है, तब तक नियत रहता है जीन की आवृत्ति, जब तक उसमें 3 कारक नहीं आ जाते हैं। वो कौन कौन से कारक है, उत्परिवर्तन हो, ठीक है, चयन हो या अभिगमन हो। ये 3 अगर नहीं मौजूद हैं तो वहाँ पर वो क्या होगा, जीन की आवृत्ति जो होगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसी को क्या कहा गया, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत ने कहा, सिद्धांत कहा गया
यहाँ पर हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत में क्या कहा गया कि जो P प्लस Q हो जाएगा वो 1 होगा हमेशा, और इज इक्वल टू क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो यहीं से अगर हम लोग P को निकालना चाहें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस Q, और अगर Q को निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 1 माइनस P। यहीं से इसको एक और एलोबरेट किया गया है, एक और फॉर्मूला में चेंज किया गया है कि P स्क्वायर, इसी को हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं P प्लस Q का स्क्वायर, इस तरह से ये प्लस P के स्क्वायर पर आ गया ये, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है समझिएगा, P जो है जैसे M था तो M प्रभावी एलील की आवृत्ति बता रहा था, उसी प्रकार से P जो है वो प्रभावी एलील की आवृत्ति बताता है। प्रभावी एलील की आवृत्ति, Q जो है वो अप्रभावी एलील की आवृत्ति बताएगा। एलील की आवृत्ति, अगर हम लोग P स्क्वायर को देखें तो समयुग्मजी, जो समयुग्मजी प्रभावी एलील है उनकी आवृत्ति, एलील की आवृत्ति Q स्क्वायर जो होगा वो समयुग्मजी अप्रभावी एलील की आवृत्ति, समयुग्मजी अप्रभावी एलील की आवृत्ति और 2PQ जो है वो विषम युग्मजी एलील की आवृत्ति, विषम युग्मजी एलील की आवृत्ति, एलील की आवृत्ति। यह था हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत, जिसमें कहा गया कि जीन की फ्रीक्वेंसी तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक किसी जनसंख्या में क्या ना हो, अभिगमन ना हो, चयन ना हो और उत्परिवर्तन ना हो, तब तक उस जनसंख्या का जीन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी मात्रा कांस्टेंट रहेगा। और उसको उन्होंने इस फॉर्मूला से क्या किया था, बताया था। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट है, ये P प्लस Q इज इक्वल टू 1, इसको अगर आपको याद है तो ये आप आराम से कर सकते हैं। P इज इक्वल टू 1 माइनस Q होगा, या Q निकालना होगा तो 1 माइनस P होगा। और एक फॉर्मूला ये है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। यहाँ पर P जो है वो प्रभावी एलील की आवृत्ति, Q जो है वो अप्रभावी एलील की आवृत्ति, P स्क्वायर जो है वो समयुग्मजी प्रभावी एलील की आवृत्ति, PQ जो है 2PQ जो है वो विषम युग्मजी एलील की आवृत्ति है, और Q स्क्वायर किसका है, समयुग्मजी अप्रभावी एलील की आवृत्ति। इधर लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। तो हेडिंग डालेंगे हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक, सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक। और अभी बताएं कि तब तक कांस्टेंट रहेगा जिनकी फ्रीक्वेंसी, तब तक जब तक क्या नहीं होगा, प्राकृतिक चयन नहीं होगा, उत्परिवर्तन नहीं होगा, अनियमित संगम नहीं होगा, या कह सकते हैं कि अभिगमन या स्थानांतरण नहीं होगा, तब तक किसी भी जीव के जनसंख्या में जो जीन की आवृत्ति है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यही चार कारक जो होते हैं वो हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसमें पहला लिख सकते हैं उत्परिवर्तन, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उत्परिवर्तन क्या होता है। सेकेंड जो होता है वो अभिगमन, अभिगमन का मतलब होता है बाहर से किसी जीव को किसी जनसंख्या में आना। तीसरा जो होता है वो है चयन, प्राकृतिक चयन, इसमें इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। और एक और कारक जो होता है वो है अनियमित या अनियंत्रित संगम, रैंडम मेटिंग। ये चार ऐसे कारक होते हैं जो हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसको नोट कर लेना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, इसको करते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक जनसंख्या में प्रभावी एलील की जो आवृत्ति है वो 0.3 है, तो समयुग्मजी प्रभावी एलील वाले जीवों की आवृत्ति, विषम युग्मजी एलील वाले जीवों की आवृत्ति और समयुग्मजी अप्रभावी एलील वाले जीवों की आवृत्ति क्या होगी। हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, याद है हम लोग को। तो P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होता है 1। P यहाँ पर जो है वो प्रभावी एलील है, Q जो है वो अप्रभावी एलील है, और 1 जो है ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप प्रभावी एलील की आवृत्ति दिया हुआ है, अर्थात P दिया हुआ है,
तो p इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग q निकाल सकते हैं। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू हो जाएगा p माइनस या 1 माइनस p। तो 1 जो है 1 माइनस पी कितना है 0.3। तो Q यहाँ से कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन में करा है कि समयुग्मजीय प्रभावी एलील वाले जीवों की आवृत्ति क्या करें। P और Q हम लोग को पता हो गया, P दिया हुआ था क्वेश्चन में 0.3 और Q हम लोग निकाले तो कितना आया 0.7 आया। अब यहाँ से हम लोग समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय निकालना है। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर जो होता है वो समयुग्मजीय प्रभावी एलील की आवृत्ति बताता है, 2pq जो होता है वो विषमयुग्मजीय एलील की आवृत्ति बताता है, और क्यू स्क्वायर जो होता है वो समयुग्मजीय अप्रभावी एलील की आवृत्ति बताता है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि समयुग्मजीय प्रभावी एलील की आवृत्ति ए अर्थात किसको निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है। तो आपको p का वैल्यू मालूम है 0.3, तो पी स्क्वायर निकल जाएगा। 0.3 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ये कितना आ जाएगा 0.9, सिंपल सा कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पी स्क्वायर की आवृत्ति 0.3 का स्क्वायर किए तो वो कितना आएगा, 0.3 का स्क्वायर करने के बाद क्या आता है 0.09 आता है, मिस्टेक हो गया था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब कह रहा है कि विषमयुग्मजीय एलील वाले जीवों की आवृत्ति, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है 2pq होता है। तो 2pq निकालना है, इसको निकालेंगे 2 इंटू पी कितना है 0.3 और q कितना है 0.7, तो कितना हो जाएगा लगभग 0.42 इस प्रकार से। और C कह रहा है समयुग्मजीय अप्रभावी। समयुग्मजीय अप्रभावी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग को 0.7 इंटू 0.7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको इस तरह से कर सकते हैं 0.7 का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 0.49। अब ये इस प्रकार से क्या हुआ, अलग अलग जीनों की आवृत्ति हम लोग निकाल चुके। इसको अगर प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा तो सीधे सीधे इनको हम लोग 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो लगभग ये इसके आसपास 9% के आसपास, ये 42% और ये 49% के आसपास क्या हो जाएगा आएगा। तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी जनसंख्या में 50% अप्रभावी लक्षण वाले जीव मौजूद है। अभी पहले डायरेक्ट आवृत्ति दे रहा था, अब प्रतिशत में दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे आवृत्ति में चेंज करेंगे। आवृत्ति को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते थे 100 से मल्टीप्लाई करते थे, और अगर प्रतिशत दिया हुआ है तो उसको आवृत्ति में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, अप्रभावी लक्षण वाले जीवों की संख्या अर्थात Q दिया हुआ है, तो Q इज इक्वल टू है 50%। तो इसको हम लोग आवृत्ति में चेंज कर सकते हैं। आवृत्ति में चेंज करने के इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 0.5 अर्थात Q का जो वैल्यू आया वो कितना है, यहाँ से 0.5 आया। तो यहाँ से P हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो P इज इक्वल टू जो होगा वो 1 माइनस Q हो जाएगा। तो 1 माइनस Q करेंगे तो 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू कितना जाएगा, P का वैल्यू भी 0.5 है। ये प्रभावी एलील का आवृत्ति आ गया और ये अप्रभावी एलील की आवृत्ति। अब इसके बाद क्वेश्चन में करा है कि समयुग्मजीय जीवों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो फॉर्मूला हम जानते हैं P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस Q स्क्वायर। इसमें ये भी समयुग्मजीय है और ये भी समयुग्मजीय है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है प्रभावी या अप्रभावी, तो दोनों समयुग्मजीय अवस्था वाले जीवों की आवृत्ति हम लोग क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो कह रहा है कि समयुग्मजीय से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो P स्क्वायर का मतलब 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मतलब भी 0.5 का स्क्वायर। तो 0.5 का स्क्वायर करिएगा तो 0.25 आएगा, और इसका स्क्वायर करने पर भी कितना आएगा 0.25। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इसका आवृत्ति जो आएगा वो 0.50 आ जाएगा या 0.5 आएगा। यहाँ पर समयुग्मजीय जीवों का जो आवृत्ति है वो कितना है 0.50 है। जीरो का कोई वैल्यू मालूम नहीं होता, 0.5 मान के चल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन सिंपल क्या होते हैं आते हैं। यहाँ पर आपका जेनेटिक्स का जो पार्ट 1 है चैप्टर 5 वो क्या होता है समाप्त होता है।
इसके बाद आपके एक्सरसाइज में लगभग 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। और बाकी विषय जो है वो अगले क्लास में इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।